अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर अवैस अहमद। ये कहानी स्टार्ट होती है 1958 से। साइंटिस्ट ने कुछ मंकीज, कुछ बंदर रखे थे रिसर्च के लिए। अचानक साइंटिस्ट देखते हैं कि इन बंदरों में दो केसेस रिपोर्ट हो गए, एक वायरस की। जो वायरस स्पेशल था और वो सिमिलर था ए स्मॉल पॉक्स, लेकिन ये बंदरों में था, इसलिए उनको नाम दिया गया मंकी पॉक्स वायरस। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स के 3 केसेस की तस्दीक हुई। एम पॉक्स वायरस से बचने के लिए आलमी इदारा सेहत ने मास्क के आम इस्तेमाल की हिदायत जारी कर दी है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए केसेस और भारत में जीका वायरस का फैलाव होने पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को अलर्ट जारी कर दिया है। How dangerous is monkeypox? मंकी पॉक्स आमतौर पर फ्लू जैसी अलामात से शुरू होता है। नाइनटीन 1958 में मंकी पॉक्स वायरस की डिस्कवरी हो गई, लेकिन ये सिर्फ जानवरों तक महदूद नहीं रहा। ठीक 12 साल बाद ह्यूमन में फर्स्ट केस मंकी पॉक्स वायरस का रिपोर्ट होता है। एक 9 साल का बच्चा है, उसमें पहली मर्तबा मंकी पॉक्स का केस रिपोर्ट हो गया। इट मींस कि सिर्फ जानवरों में नहीं होता, बल्कि ये जानवरों से इंसानों में भी आता है। लेकिन ये बात सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकती। 2022 में 110 कंट्रीज तक ये वायरस स्प्रेड होता है और 87,000 केसेस इस मंकी पॉक्स वायरस के रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से 112 लोग इस जहानी पानी से रुखसत होते हैं। एक नजर डालते हैं पाकिस्तान पे। एक शख्स है, वो सऊदी अरेबिया से आता है पाकिस्तान वापस, और उनमें मंकी पॉक्स वायरस का एक केस रिपोर्ट होता है। इस केस के बारे में सुनने के बाद न्यूज पे भी मंकी पॉक्स वायरस की डिस्कशन होती है, सोशल मीडिया पे भी मंकी पॉक्स वायरस की डिस्कशन होती है। तो लोगों के जहन में एक खौफ हिरासत फैल गया है। लोग सोचते हैं कि क्या ये तो इतना डेंजरस नहीं है जिस तरह की कोविड-19 था। क्या हम दोबारा क्वारंटाइन जाएंगे? क्या हम दोबारा से मास्क पहनेंगे? क्या दोबारा से हमें वही एहतियात करनी होगी जो कि कोविड-19 में थी? ये वायरस खतरनाक वायरस है या नहीं? हमें कैसे पता लगेगा कि हमें मंकी पॉक्स वायरस की बीमारी है? इसके अलामत क्या है? ये क्यों होता है? इसके लिए हमने इलाज कैसी करनी है? क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन है या नहीं? इन सारे सवाल को जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करें। Stay with me। एक नजर डालते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस आखिरकार किस बला का नाम है। मंकी पॉक्स डिजीज ये एक खास किस्म के वायरस से लगती है जिसका नाम है मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स वायरस की डिस्कवरी मंकीज में हुआ था, इसलिए इसको मंकी पॉक्स वायरस कहा जाता है, और इसकी डिस्कवरी 1958 में हो गई। मंकी पॉक्स डिजीज को हम ज़ूनोटिक डिजीज कहते हैं, क्योंकि ये जानवरों से इंसानों में आता है। ये डिजीज जो जानवरों से ट्रांसमिट होकर इंसानों में आता है, तो उसको हम कहते हैं ज़ूनोटिक डिजीजेस। मंकी पॉक्स वायरस की 2 टाइप्स है, एक है क्लेड 1 और दूसरा है क्लेड 2। जो क्लेड 1 है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स भी बहुत सीवियर होते हैं और इससे 100 में से 10 लोग मर जाते हैं, और ये खासकर अफ्रीका में होता है। जो दूसरा टाइप है क्लेड 2। क्लेड 2 खतरनाक नहीं है। क्लेड 2 सिर्फ और सिर्फ 1000 में से एक शख्स को मौत की नींद सुला देती है। इट मींस क्लेड 2 इज नॉट वेरी डेंजरस। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि यार हमें कैसे पता लगेगा कि हमें मंकी पॉक्स वायरस है या कोई और डिजीज है, हमें स्मॉल पॉक्स है या मीजल है, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? क्या अलामत होगी इसके? जो मंकी पॉक्स वायरस है, इसकी पहली अलामत ये होगी कि आपको फीवर होगा, आपको बुखार होगा। इसके साथ साथ आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, आपके बैक में बहुत ज्यादा पेन होगा, आपके पट्टे में बहुत ज्यादा दर्द होगा, आपको शदीद किस्म की थकावट महसूस होगी। दूसरा डायग्नोस्टिक सिम्टम्स है इसका, वो है स्वॉलन लिम्फ नोड्स। आपके लिम्फ नोड्स स्वॉलन हो जाते हैं मंकी पॉक्स के डिजीज में। लेकिन बुखार के 1 या 3 दिन बाद आपके बदन पे अजीब किस्म के दाने आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मंकी पॉक्स रैशेस। मंकी पॉक्स रैशेस सबसे पहले आपके चेहरे पे आ जाएंगे और आपके हुस्न को तबाह करेंगे। ये आपके पाम्स पे भी आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे, ये आपके पाँव के तलवों पे भी आ सकते हैं, ये इवन आपके मौत के अंदर भी आ सकते हैं, और ये आपके प्राइवेट पार्ट्स को भी मुतासिर कर सकते हैं, यानी आपके जेनिटल एरिया पे भी आ सकते हैं। मंकी पॉक्स वायरस की सिम्टम 2 हफ्तों से लेकर 4 हफ्तों तक हो सकती है, और ये विदाउट ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है कि खत्म हो जाए। इस मंकी पॉक्स वायरस की ट्रांसमिशन कैसे होगी? कैसे एनिमल से इंसानों में आएगा और इंसानों से एनिमल में जाएगा? जो मंकी पॉक्स वायरस है, इसका मेन ट्रांसमिशन होता है कंटैक्ट से।
जहाँ पे ये वायरस पड़ा है आपने उस जगह को टच किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेजन है मेरा, मंकी पॉक्स वायरस ने मेरे स्किन को खराब किया है, यहाँ पे एक जख्म है और आप आ जाए इस जख्म को हाथ लगाए तो आपको ये मंकी पॉक्स डिजीज होगा। या एक बंदा है उसको मंकी पॉक्स वायरस है, वो बेड में पड़ा है, आप उस बेड में जाके सो जाते हैं तो फिर भी आपको मंकी पॉक्स वायरस की बीमारी हो सकती है। यानी इनका जो मेन ट्रांसमिशन है वो कंटेक्ट के साथ है। लेकिन ये वायरस प्रेग्नेंट वोमेन से उसके बेबी में भी आ सकती है। वोमेन है उसका हमल है तो उसके बच्चे में भी ये वायरस आ सकता है थ्रू प्लेसेंटा। लेकिन सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कहती है कि सिर्फ ये 2 केसेस नहीं है। अगर कोई शख्स है वो किसिंग करता है अपने गर्लफ्रेंड के साथ या अपने वाइफ के साथ तो उससे भी ये ट्रांसफर हो सकती है। अगर कोई शख्स आपको गले लगाता है तो गले लगाने से भी ये ट्रांसफर हो सकती है। कोई जाता है मसाज सेंटर और मसाज सेंटर में जो शख्स आपके लिए मसाज करता है उसको ये बीमारी है या आपको ये बीमारी है तो इन दोनों के दरमियान इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो मेन ट्रांसमिशन है वो कंटेक्ट के जरिए से होता है। मतलब आप उस चीज को कंटेक्ट करते हैं जहाँ पे ये वायरस पड़ा है। अगर एक शख्स है वो रात को अपने फीमेल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहा है तो जिस बेड के साथ उसके अटैचमेंट हो रही है अगर वहां पे ये मंकी पॉक्स वायरस है तो आपको मंकी पॉक्स की डिजीज होगी। अगर कोई ऐसी सेक्स टाइज सेक्स क्लोनिंग यूज करता है सेल्फ प्लेजर के लिए जिसमें मंकी पॉक्स वायरस वाला है तो फिर भी आपको ये डिजीज हो सकती है। अगर कोई उस टॉवल से अपने आप को साफ करता है जिस टॉवल पे ये वायरस पड़ा है तो फिर भी आपको ये मंकी पॉक्स की डिजीज हो सकती है। एक और ब्रॉड ट्रांसमिशन है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शिकार करने का बहुत शौक होता है, वो जानवरों का शिकार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक जानवर का शिकार किया और वो जानवर विक्टिम था मंकी पॉक्स वायरस का तो उस जानवर को टच करने से या वो जानवर आपको स्क्रैच करे आपको जख्मी करे उसके जरिए से भी आपको ये बीमारी लग सकती है। या कुछ लोग होते हैं वो जानवरों के साथ खेलते हैं उसको उसमें मजा आता है तो अगर आप अपने जानवर के साथ खेलते हो और उसको ये बीमारी है तो बहुत से भी इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। जब किसी भी चीज का ट्रेंड आने लगता है तो हमारे मीडिया वाले उसको एग्जैजरेट करते हैं, मुबालिगा आराई करते हैं। ये वायरस इतना डेंजर भी नहीं है जितना आपको सोशल मीडिया पे नजर आता है। अब इसकी इलाज पॉसिबल है, सिर्फ 1000 में से एक बंदा इसकी वजह से मुतासर होता है, वो भी अगर सही तरह से ट्रीटमेंट ना करे 1000 में से कोई एक बंदा इससे मर जाता है। ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें ये खतरनाक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है उसकी इम्यूनिटी कमजोर है उसका प्रतिरोधक कमजोर है वो एड्स का पेशेंट है तो उसको इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, मतलब वो मर सकता है इसकी वजह से। अगर एक शख्स है उसकी एज बहुत कम है, बच्चा है 8 ईयर से कम है तो उसकी डेथ रेट फिर हाई होगी। अगर एक वुमेन है उसकी प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में आपको अगर मामूली भी बीमारी हो जाए तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाती है तो प्रेग्नेंट वुमेन में भी डेथ के केसेस ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये इतना सीवियर नहीं है जितना डेंजर और सीवियर आपको सोशल मीडिया पे नजर आता है। कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते और कहते हैं कि यार हमने घर में ही हर चीज की इलाज करनी है। घर में हर चीज का इलाज पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको ये बीमारी हो जाए तो आपने हॉस्पिटल जाना है और हॉस्पिटल में इसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट है वो करने हैं। जो फर्स्ट स्पेशल टेस्ट है वो एक डॉक्टर आपके लिए लेके लेगा, वो है PCR टेस्ट। प्रिलिमिनरी चेन रिएक्शन के जरिए से वो फाइंड करेगा कि आपको मंकी पॉक्स वायरस है या नहीं। क्या करेगा वो डॉक्टर, वो आपके जख्म से थोड़ा पानी लेगा, वो पानी लेबोरेटरी भेज देगा, वहां पे उसके लिए PCR के जरिए से चेकिंग होगी कि आपको इस मंकी पॉक्स वायरस है या नहीं। डॉक्टर आपके स्किन की बायोप्सी भी कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे जख्म है तो उसे छोटा सा पीस लेके लेबोरेटरी देख सकता है और उसको चेक कर सकता है कि इसमें मंकी पॉक्स वायरस है या नहीं। मेरे ख्याल में जिस पॉइंट के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं वो ये है कि इसका इलाज पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए कोई खास वैक्सीन है या नहीं। यस, इसका इलाज पॉसिबल है लेकिन रिकमेंडेड गाइडलाइंस इसके लिए नहीं है। आपने मेन 2 चीजों की मैनेजमेंट करनी है। पहले मरीज को बहुत ज्यादा दर्द होगा, आपने उस दर्द के लिए दवाई देनी है। दूसरी, उसके बदन के दाने होते हैं, रैशेज होते हैं, उस रैशेज को आपने मैनेज करना है, उसको ट्रीट करना है। इसके लिए वैक्सीन भी है और वैक्सीन इफेक्टिव भी है। 85% वैक्सीन इफेक्टिव होते हैं इन मरीजों में। इसके लिए वैक्सीन कौन से है? इसके लिए वैक्सीन हम यूज करते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जिसको कहते हैं वैक्सीन या वैक्सीन। वैक्सीन या वैक्सीन के जरिए से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। यानी अगर आपको मंकी पॉक्स वायरस हो गया, आपका एक्सपोजर हो गया इस वायरस को,
एक्वेशन के साथ आप मिल गए, आपको पता लग गया कि अब मुझे ये बीमारी होने वाली है, तो आपने जाना है 1 to 4 डेज में और ये वैक्सीन लगानी है। वैक्सीन इज 85% इफेक्टिव। अगर वैक्सीन इफेक्टिव ना रहा फिर भी आपको सिम्टम है तो डॉक्टर आपको एंटीवायरल लिख लेगा, क्योंकि वायरस है तो वायरस के खिलाफ आपको कुछ दवाइयाँ लिख लेगा, जिसमें से 2 मेन दवाई है। एक है टिकोवेरिमैब और दूसरी दवाई है ब्रेनसीडोफोविर। दो है टिकोवेरिमैब एंड ब्रेनसीडोफोविर। ये दोनों स्मॉल पॉक्स के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन ये इस वायरस में भी इफेक्टिव है क्योंकि दोनों सेम फैमिली से ऑर्थोपॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैसे आप लोगों ने खुद को बचाना है इससे? पहली बात यह भाई, जिनको ये बीमारी हो गई तो उसको चाहिए कि वो दूसरों तक ना लगाए। कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे लग गई तो दूसरों को भी लगनी चाहिए। अगर आपको ये बीमारी हो गई तो आपने सिंपली ऐसा करना है कि अपने रूम में रहना है, अपने घर में रहना है, बाहर भाई अपने नहीं निकलना, क्योंकि आपसे ये वायरस स्प्रेड होगी। दूसरी बात ये है, अगर ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल आ गया तो आपने उसको स्क्रैच नहीं करना, उसको टच नहीं करना। कुछ लोग होते हैं वो मुसलसल अपने जहां पे टच करते हैं, फिर इधर हाथ लगाते हैं, फिर इधर हाथ लगाते हैं, तो आपने तो वायरस को स्प्रेड किया। पहले आपके पेट पे था, आ गए आपके कंधे पे, आपके चेस्ट पे आ गया। इस तरह ये वायरस में भी स्प्रेड होगा, दूसरे लोगों के साथ आप मिलोगे तो उसको भी ये ट्रांसफर होगी। ये ड्रॉपलेट्स के जरिए से भी ट्रांसफर हो सकती है। तो आपको चाहिए कि जिस मरीज के साथ अगर आपने मिलना है उसको ये वायरस है तो आपको ज्यादा देर तक उसके साथ नहीं बैठना। अगर ज्यादा देर तक बैठना भी है तो फिर आपने फेस मास्क यूज करना है। अगर आपको ये बीमारी हो गई तो आपको सोर थ्रोट का मसला होगा, तो आपको चाहिए कि आप साल्ट रेंजेस करेंगे। एक और एहतियात आप लोगों ने करनी है कि अपने जख्म को ऐसे स्ट्रेच नहीं करना। बस दर्द होगा मुझे पता है, लेकिन उसके लिए पेनकिलर यूज करनी है, दर्द वाली दवाई यूज करनी है, उसको स्क्रैच नहीं करना क्योंकि ये दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगा। दूसरी बात ये, अगर ये आपके फेस पे आ गया और आप शेव करने लग गए तो ये ब्लड के साथ लगेगा और फिर ये दूसरे लोगों तक ट्रांसफर होगा। तो आपको चाहिए कि ना तो अपने जख्म को स्क्रैच करे और ना उस जगह की शेविंग करे जहाँ पे ये है। और तीसरी बात, कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें। जिस चीज से ये वायरस फैला है वहां तक ना जाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।